गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोहित धनखड़ है और आज हम सीआरपीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। सीआरपीसी के पर्पस के बारे में बात करेंगे और इसका क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंशियल वैल्यू है ये उसको अवॉइड करता है या नहीं करता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी से पहले मैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा। पार्ट 3 हमें फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करता है आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या ऐसा कानून बनाता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होते हैं, एब्रिज होते हैं, या वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता है, तो वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड नहीं होगा, अल्ट्रा वायरस होएगा। तो क्या सीआरपीसी जो हमारे अरेस्ट के बारे में बात करता है, ट्रायल के बारे में बात करता है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है, क्या ये हमारे आर्टिकल 21 को वायलेट करता है या नहीं? क्योंकि एक तरफ तो आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है और ऑन दी अदर हैंड सीआरपीसी हमारे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आप ध्यान से देखेंगे आर्टिकल 21 में ही एक एक्सेप्शन बनाया गया है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जिसका मतलब आर्टिकल 21 हमें पर्सनल लिबर्टी तो देता है लेकिन ये हमें एब्सोल्यूट राइट नहीं देता। इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एक प्रोसीजर के थ्रू जो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। और जैसा कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट में केस में डिक्लेयर हुआ था कि वो प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो वो आप सिर्फ एक प्रोसीजर के तहत ही कर सकते हो और वो प्रोसीजर जस्ट, रीजनेबल और फेयर ही होना चाहिए। अगर वो प्रोसीजर रीजनेबल, जस्ट और फेयर नहीं है या आर्बिट्रेरी है तो वो एक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड नहीं होएगा। It is not it's not just talk about the curtailment of right. It is about the mechanism through which curtailment has been done, the procedure through which curtailment of personal liberty has been done. वो प्रोसीजर ही जस्टिफाइड होना चाहिए और वो प्रोसीजर जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। जो सीआरपीसी की एसेंस है वो हमें एसेंशियल एलिमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, फॉर इंस्टेंस नेचुरल जस्टिस, उन एसेंस को रखते हुए सीआरपीसी की एसेंस को एग्जामिन करना पड़ेगा। जो सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो कि बिल्कुल इनएलिनेबल हैं, फॉर इंस्टेंस नेचुरल जस्टिस जो सुप्रीम नॉर्म है, जिनका कोई डेरोगेशन पॉसिबल ही नहीं है। CRPC is all about balancing of interest between individual interest and societal interest in criminal matters. एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर कोई इंसान एक क्राइम कमिट कर देता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन की होती हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है और अल्टीमेटली लास्ट में उसको एक्विट या कन्विक्ट किया जाता है। क्या वो इस प्रोसेस में ये कह सकता है कि मेरे पास आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, तो ये जो भी मेरे आपने रिस्ट्रिक्ट करी, मुझे अरेस्ट करा, इन्वेस्टिगेशन करी, एविडेंस कलेक्ट करे, ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? वो नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब सोसाइटल इंटरेस्ट में से कि हम देखें, अगर द पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज द डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड फॉर दैट पर्पस द culprit should be punished, and in that process if the proceedings of collection of evidence, the stage of investigation, the stage of charge framing, and the stage of evidence come, then it cannot be said that his fundamental right has been violated. So therefore CRPC creates this balancing between individual interest and societal interest. तो सोसाइटल इंटरेस्ट में उस हद तक उस व्यक्ति के जो उल्लंघन हुआ है उसके अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि क्राइम डिटेक्शन इज द पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो वो उस हद तक वो एक्ट जो है स्टेट का वो जस्टिफाइड है। द रियल इशू इज द मैकेनिज्म ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स। जैसे मैंने पहले कहा कि कर्टेलमेंट तो आप कर सकते हो, ये कर्टेलमेंट के बारे में बात नहीं है। इट इज अबाउट द प्रोसीजर, द मैकेनिज्म थ्रू विच कर्टेलमेंट हैज बीन डन। अरेस्ट की, अगर मैं अरेस्ट के चैप्टर की बात करूं, सीआरपीसी में चैप्टर 5 है, वो आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का या पुलिस ऑफिसर का प्रेरोगेटिव है, वो अरेस्ट करता है या नहीं करता।
depending upon the nature of the crime, the nature of the evidences and the nature of the accused, other factors also. लेकिन at the same time एक्यूज्ड को भी, जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्टी पर्सन को भी कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं कि अरेस्ट मेमो पे उसके साइन होंगे, काउंटर साइन उसके फैमिली मेंबर से करवाया जाएगा अरेस्ट मेमो, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है या नॉन बेलेबल, उसको बेल का राइट है या नहीं है। तो सीआरपीसी बेसिकली डज दिस बैलेंसिंग। On the one hand, article gives you fundamental, Article 21 gives you right to life and personal liberty. On the other hand, CRPC is restricting that right, but CRPC is restricting that right through a procedure which is in the societal interest, through a procedure which is just, reasonable and fair. The principles of natural justice are spread throughout the entire constitution, and similarly the principle of natural justice are spread throughout the entire CRPC. सीआरपीसी में कोई भी ऐसा सिंगल प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रोविजन, चाहे आप अरेस्ट की बात करो या आप चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज की बात करो या स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड की या उसके अगेंस्ट एविडेंस दिया जाता है, कोई भी किसी भी सेक्शन के बारे में बात करो, देयर कैन नॉट बी प्रोसीड्यूरल एक्शन देयर which is in violation of principle of natural justice. In CRPC, at every stage, there are principle of natural justice involved. For example, हियरिंग ऑन चार्ज, जब भी किसी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट कोई चार्ज फ्रेम होता है तो उसको राइट है कि वो उसको रिबर्ट कर सके, वो चार्ज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सके, और अगर कोर्ट को लगता है कि जो चार्जशीट है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट एक्यूज्ड के अगेंस्ट दी है, वो सफिशिएंट नहीं है एक्यूज्ड को चार्ज करने के लिए, तो वो उसको वहां पे डिस्चार्ज कर सकता है। राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज्ड को दिया गया है। जो भी विटनेसेस उसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करते हैं, उसके अगेंस्ट एविडेंस देते हैं, तो उसको राइट है कि वो उनको क्रॉस एग्जामिन कर सके और उनका जो क्रेडिट है उसको इम्पीच कर सके। सेक्शन 313 टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। जो भी ट्रायल के दौरान एक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस आया है, तो सेक्शन 313 में वो उन को जस्टिफाई कर सकता है उसके अगेंस्ट अपनी पर्सनल स्टेटमेंट। इट इज ए पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन जज, जुडिशियल ऑफिसर एंड एन एक्यूज्ड। वो उसमें अपने उसकी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। सेक्शन 315 इज देयर which declares that accused is a competent witness. Safeguards on arrest has been provided, जैसे मैंने पहला कहा कि safeguards arrest के ऊपर प्रोवाइड करे गए हैं। There are plethora of judgments. For instance, D.K. Basu versus State of West Bengal is there, Joginder Singh versus State of UP is there, and Arnesh Kumar is there. There are plethora of judgments जो arrest के ऊपर safeguard provide करता है. Provision of legal aid is there. Confession recording has been provided in section 164 of the CRPC, जिसमें कुछ प्रोसीजर एक फॉलो करना पड़ता है, कुछ गाइडलाइंस जुडिशियल ऑफिसर को रिकॉर्डिंग करने से पहले फॉलो करनी पड़ती है। तो सीआरपीसी का कोई भी प्रोविजन, कोई भी सेक्शन अगर हम देखेंगे, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अबाइड ना करता हो, जिसमें या कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड ना करता हो। तो कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन, द the ultimate purpose of CRPC is basically to create a balance between the individual interest and the societal interest in criminal matters. Thank you.